हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ़ यू एट समरा स्टडी सर्कल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा शीत युद्ध का दौर। आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ और वैसे मैंने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी कल। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरी फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो। ऑलराइट, सो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए गाइस, चैप्टर है हमारा फर्स्ट जिसका कि नाम है शीत युद्ध का दौर। ऑलराइट, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सब बता रखा है, शीत युद्ध का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था और शीत युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे भी समझा देती हूँ आपको। ऑलराइट, सो गाइस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, WW1 लिखा है, तो इसको मैं आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है WW1 का मतलब है वर्ल्ड वॉर 1 मीन्स प्रथम विश्व युद्ध। तो गाइज हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। ऑल राइट, अब है यहाँ पे WW2 मीन्स वर्ल्ड वॉर 2 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध। तो गाइज ये कब हुआ था, ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ऑल राइट, अब देखिए गाइज हमारा जो शीत युद्ध हुआ था, तो गाइज शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो हमारा शीत युद्ध हुआ था 1947 से लेकर 1991 तक। ऑलराइट, अब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में शीत युद्ध का मीनिंग समझाया था, यहाँ पे भी समझा देती हूँ। तो यार शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध का मीनिंग होता है जो कि चैप्टर है हमारा। मैंने कल भी कहा था कि जो चैप्टर होता है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो चैप्टर है वो क्या, मतलब उस चैप्टर का नाम, अगर ये चैप्टर का नाम शीत युद्ध का दौर रखा गया है तो आपको एक बार सर्च ज़रूर करना है कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है। क्योंकि जब तक आपको चैप्टर का नाम समझ नहीं आएगा, आप नहीं समझ सकते हैं कि आप चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। गाइस देखिए, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए जिससे लगे कि युद्ध होकर ही रहेगा पर वास्तव में कोई युद्ध ना हो। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आप सब दिवाली में पटाखे फोड़ते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। कितने पटाखे तो ऐसे होते हैं जिससे कि मतलब आप जैसे जलाते हो एकदम से वो आवाज़ करता है, लेकिन कितने पटाखे ऐसे होते हैं कि आप जलाते हो पर मतलब चिंगारी लगती है बट आग नहीं लगता। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मतलब ऐसा लग रहा था कि युद्ध तो होकर ही रहेगा भैया, पर लेकिन युद्ध हुआ नहीं कोई। ठीक है, अब देखो ये शीत युद्ध हुआ क्यों था, अब मैं बताती हूँ। देखो हुआ क्या था, जब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध, पूरे विश्व में युद्ध। तो क्या होता है, अब जाहिर सी बात है पूरे विश्व में जब युद्ध होगा तो क्या होगा, नुकसान तो सभी को पहुंचेगा। ठीक है, तो जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना तो काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, पूरे विश्व को। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी काफ़ी नुकसान हुआ था, सारे ही देशों को, जितने भी दुनिया में जितने भी देश हैं। ठीक है, लेकिन दो महाशक्तियाँ तब भी ऐसी थी जी जो उस टाइम पर भी बची हुई थी और मतलब ताकतवर थी। ठीक है, दुनिया में जितने भी देश थे उन सबसे ताकतवर थी। तो अब ये था कौन हमारा, अब आप पूछोगे शीत, देखो विश्व युद्ध का मतलब होता है पूरे विश्व में युद्ध। ठीक है, लेकिन जो शीत युद्ध था हमारा, तो शीत युद्ध हुआ था सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच में। अब वो दो देश कौन से थे, तो देखो वो दो देश थे हमारे USA और USSR। ठीक है, अब USA क्या है, तो USA सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब USSR क्या है, देखो गाइस जो USSR है ना हमारा, वो क्या था, 15 गणराज्यों का समूह था। अब गणराज्य क्या होते हैं आप पूछेंगे, तो गणराज्य ऐसे देश होते हैं जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक ढंग से चलाई जा रही हो। ठीक है, लोकतांत्रिक ढंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पर हम अपने शासक को खुद चुनते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, शीत युद्ध का मीनिंग क्या होता है और शीत युद्ध कब हुआ था। ऑल राइट, और शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, USA मतलब अमेरिका और USSR मतलब इसको हम बोलते हैं सोवियत संघ, इंग्लिश में बोलते हैं सोवियत यूनियन। ऑल राइट, अब देखो ये समझ आ गया आपको। अब जैसे आप अपना बुक खोलेंगे तो इसमें आपका चैप्टर के शुरुआत में जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है गाइस, अब देखो क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, अब देखिए मैंने क्या बोला आपको, जो भी हमारी हेडिंग होती है, मान लीजिए हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है।
ठीक है, थोड़ा सर्च करना है आपको ज़रा सा, ठीक है, पूरा एकदम कहानी लेकर नहीं बैठना है, सर्च नहीं करने लग जाना है इसके बारे में, बस ये थोड़ा है कि मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है आपको कि इस चैप्टर का नाम आखिर ये रखा क्यों गया है। तो ठीक वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, इसमें आपको क्या करना है, ये हेडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्यूबा होता क्या है। मिसाइल संकट से तो समझ आ रहा है कि मिसाइल का संकट, लेकिन क्यूबा क्या है। तो देखो जो क्यूबा है हमारा वो क्या क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है, टापू है, महाद्वीप है, ठीक है, द्वीपीय देश है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जो क्यूबा मिसाइल संकट है इसमें देखो अब क्या था, जो क्यूबा था हमारा वो एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ था। देखो क्यूबा जो है हमारा वो क्यूबा है, अभी था नहीं, ठीक है। हम 1947 या फिर 1914 या 18 की बात कर रहे हैं, तो आप ये मत लिख देना कि क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, ठीक है, क्योंकि देश तो है ना अभी भी, क्यूबा अभी भी है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहने ये ना 4 नंबर में पूछते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट को विस्तार से समझाइए, तो आप इतना से लिख देंगे तो आपको 4 नंबर ईजिली मिल सकता है। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है अब हमारा, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ था, ठीक है, ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह नज़दीक तो अमेरिका के था लेकिन इसका जुड़ाव सोवियत संघ से था। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो जो हमारा क्यूबा है वो यहाँ पे है, ठीक है, अमेरिका है वो यहाँ पे, और सोवियत संघ जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारा क्यूबा की जो फ्रेंडशिप है वो अमेरिका से ना होकर बल्कि सोवियत संघ से है, ठीक है। तो देखो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि नज़दीक तो ये अमेरिका के था लेकिन इसका जो जुड़ाव था, इसकी जो फ्रेंडशिप थी वो किसके साथ थी, सोवियत संघ के साथ थी। ऑल राइट, थर्ड पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता था। अब देखो इससे हम क्या समझते हैं, जो सोवियत संघ था ना वो उसको कूटनीतिक, क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। अब देखो ये कूटनीतिक क्या होता है गाइस, जहाँ पे ये कूट वर्ड लग जाए ना, कूट क, इसका मतलब होता है बुरा, जैसे कि सुशासन होता है वैसे ही कुशासन होता है। जो सुशासन होता है उसका मतलब होता है कि अच्छी शासन व्यवस्था, ठीक है, और जो कुशासन होता है मतलब बुरी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये कूटनीतिक नीति का मतलब पता है आपको, नीतियाँ जो बनाई जाती है, कानून बनाया जाता है, फिर कुछ प्लानिंग की जा रही हो, ठीक है, लेकिन कूट का मतलब क्या होता है, गंदी नीतियाँ, ठीक है। तो क्यूबा जो था वो क्या करता, सोवियत संघ जो था वो क्या करता था, क्यूबा को कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता था। वित्तीय का क्या मतलब है, जहाँ पर वित्तीय वर्ड आ जाए उसका मीनिंग होता है पैसा, ठीक है। तो पैसों से रिलेटेड भी सहायता प्रदान करता था। अब जाहिर सी बात है भाई, जो जिसको पैसों से मदद करेगा वो तो उसके पास ही जाएगा, ठीक है। तो सोवियत संघ क्या करता था, क्यूबा को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता था, तो इसलिए भी ये भी रीज़न था जिससे कि क्यूबा का जुड़ाव अमेरिका से ना होकर सोवियत संघ के साथ था, ठीक है। अब देखो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, सोवियत जो संघ के नेता थे निकिता खुश्रेव, सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेव जो थे उन्होंने ये तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदला जाए, ठीक है। सोवियत संघ के नेता जो थे ना वो क्या चाहते थे कि जो क्यूबा है ना वो उसको रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहते थे। अब देखो अब पूछे कि रूस कहाँ से है यहाँ पर, तो मैं बताती हूँ। देखो मैंने बताया ना यहाँ पे जो USSR है हमारा वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा गणराज्य है वो क्या है, रूस है, ठीक है। तो अब देखो जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्रेव, वो उन्होंने ये तय किया कि वो ना क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलेंगे, ठीक है। और तो और उन्होंने 1962 में ऐसा कर भी दिया, और 1962 में वे ऐसा करने में कामयाब भी रहे, ठीक है। रूस को उन्होंने सैनिक अड्डे के रूप में बदल लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब अमेरिका क्या था, हथियारों की तैनाती के बाद नज़दीकी निशाने पर आ चुका था। जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया, अमेरिका यहाँ पे था, सॉरी क्यूबा यहाँ पे था, अमेरिका यहाँ पे था, और सोवियत संघ था हमारा यहाँ पर। अब ये जो सोवियत संघ है इसने क्या किया, सारा का सारा जो सैनिक अड्डा है वो यहाँ पर स्थापित कर लिया, हथियार यहाँ पे, जाहिर सी बात है जहाँ पर सेना वहाँ पे हथियार। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपने सैनिक भी यहाँ पे स्थापित कर लिए और तो और हथियार भी तैनात कर लिए। अब देखो ये रहा क्यूबा हमारा और ये रहा अमेरिका हमारा। अब ये एक ऑर्डर अगर दे देगा क्यूबा को कि अमेरिका पे हमला कर दो, तो क्यूबा क्या कर सकता है, 2 मिनट में इसको ख़त्म कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारे हथियार थे, बहुत सारे सैनिक थे, ठीक है। तो अब क्या था, अब अमेरिका हथियारों की तैनाती के बाद नज़दीकी निशाने पर आ चुका था।
ऑलराइट, ठीक है। और अब सोवियत संघ अमेरिका के लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा ठिकानों पर नुकसान पहुंचा सकता था। सही बात है, जाहिर सी बात है। अब अमेरिका कितना नज़दीक है क्यूबा, हथियारों के मामले में बहुत मजबूत हो चुका है ये अब, क्योंकि सोवियत संघ ने क्या किया यहाँ पे सेना तैनात कर दी है, प्लस में हथियार तैनात कर दिए है, ठीक है। तो अब अगर जब भी चाहे तो क्यूबा क्या कर सकता है, अमेरिका को ख़त्म कर सकता है और इसके 2 गुने से भी ज़्यादा ठिकानों को नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अमेरिका को इन सब की खबर पूरे 3 हफ्ते बाद लगी। अब ये सब हो गया, सैनिक जो निकिता खुश्रेव थे उन्होंने ये तय भी किया कि रूस को सैनिक अड्डे के रूप में बदलेंगे। फिर 1962 में उन्होंने ऐसा कर भी दिया और अमेरिका को तो भैया इसकी खबर ही नहीं है, वो सो रहा था, ठीक है। तो अमेरिका जो है उसको इसकी खबर पूरे 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका की तो मतलब पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, ठीक है। अब देखो, लेकिन अमेरिका के नेता जो थे वो जॉन एफ कैनेडी, देखो सोवियत संघ के नेता कौन थे, निकिता खुश्रेव, ठीक है, लेकिन अमेरिका के नेता कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। ऐसा कुछ भी करने से डर रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध हो, ठीक है। जो जॉन एफ कैनेडी थे ना बेचारे, वो थोड़े अच्छे थे, वो तो ऐसा वो कुछ भी करने से डर रहे थे जिससे कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाए, ठीक है। तो ये समझ आ गया क्यूबा मिसाइल संकट था हमारा ये। और आप लास्ट में एक पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी माना जाता है। चरम बिंदु का माने होता है कि मतलब शीत युद्ध जो है वो क्यूबा मिसाइल संकट से जुड़ा है और क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से ही शीत युद्ध फेमस है, मतलब शीत युद्ध को हम जानते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका गाइस 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिए और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। अब है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, मेरे एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। 1 मिनट। तो अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देखिए गाइज, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई क्या है। अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो शीत युद्ध था हमारा वो विचारधाराओं की लड़ाई से हम क्या समझते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको, जो शीत युद्ध था ना वो क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना तो सिर्फ और सिर्फ 2 हीरो बच गए थे पूरे देश में, और वो 2 हीरो कौन से थे, यूएसए और यूएसएसआर। वो लोग क्या चाहते थे कि अमेरिका जो था, यूएसए जो था, वो ऐसा चाहता था कि मैं सोवियत संघ को मतलब यूएसएसआर को ख़त्म कर दूं और पूरी दुनिया पे अब मैं कब्ज़ा कर लूं। जो सोवियत संघ था वो चाहता था कि मैं यूएसए को ख़त्म कर दूं और पूरी दुनिया पे मैं कब्ज़ा कर लूं, ठीक है। जो यूएसए था वो जितना हथियार बनाता था यूएसएसआर भी उतने ही हथियार बनाता था, ठीक है। तो ये क्या था, दोनों टक्कर के आ रहे थे एक दूसरे के, मतलब मुकाबले खड़े हो गए थे, ठीक है। तो यही रीज़न था जो दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। तो शीत युद्ध हुआ कैसे था, अब देखो जब 2 लोग टक्कर के होते हैं तब उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर वो लोग लड़ेंगे तो कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़ाई किन के बीच होती है, एक ताकतवर और एक कमज़ोर के बीच में। अब जहाँ पर दोनों ही ताकतवर होंगे तो जाहिर सी बात है कि ना तो वो जीतेगा ना वो जीतेगा। जहाँ पर दोनों ही कमज़ोर होंगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ना वो जीतेगा ना वो हारेगा, ना वो हारेगा ना वो जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं। अब देखो विचारधारा की लड़ाई क्या होती है, विचारधारा की लड़ाई का मतलब होता है थिंकिंग्स की लड़ाई, थॉट्स की लड़ाई, बातों बातों की लड़ाई, कोई रियलिटी में लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तो यही हुआ था, वो लोग क्या कर रहे थे कि मतलब रियल में लड़ नहीं रहे थे, बस मतलब थॉट्स में लड़ रहे थे, थिंकिंग में लड़ रहे थे, विचारधाराओं की लड़ाई थी उनकी कि मैं मतलब हमला कर दूंगा, मैं कब्ज़ा कर लूँगा, मैं सोवियत संघ, यूएसए सोचता था कि मैं सोवियत संघ को ख़त्म कर दूंगा, सोवियत संघ सोचता था मैं यूएसए को ख़त्म कर दूंगा, वो इतने हथियार बनाएगा तो मैं भी इतने हथियार बनाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखो तो इसका आंसर पे हम आते हैं, क्या है इसमें, शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है अमेरिका और सोवियत संघ के विचारों में मतभेद का होना, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखो इसमें विचारधाराओं की लड़ाई थी क्या, विचारधाराओं की लड़ाई ये थी कि जो हमारा अमेरिका था, देखो अमेरिका नाम आए ना तो आप समझ लेना अमेरिका का मतलब पूंजी, मतलब पैसा, पैसा, ठीक है। अमेरिका वालों के लिए पैसा ही सब कुछ है, वैसे सभी के लिए पैसा सब कुछ है बट इनके लिए थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो
इसमें विचारधाराओं की लड़ाई से हम ये समझते हैं कि जो अमेरिका और सोवियत संघ था उनके विचारों में ना मतभेद थी। अब देखो वो मतभेद कौन सी थी, अब इसमें देखो क्या है, जो हमारा अमेरिका था ना वो ऐसा मानता था कि पूंजीवादी विचारधारा दुनिया में सबसे बेहतर है। ठीक है, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी विचारधारा जो है वो दुनिया में सबसे बेहतर है, और सोवियत संघ ऐसा मानता था कि समाजवादी विचारधारा दुनिया में सबसे बेहतर है। अब देखो इन दोनों पूंजीवादी, अब आप पूछेंगे पूंजीवादी और समाजवादी होता क्या है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम समझते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी क्या होता है। अब देखो सबसे पहले है पूंजीवादी। अब देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। अब देखो अब आप पूछेंगे कि सरकार का हस्तक्षेप किस में कम होता है, तो देखो इसमें क्या है कि अगर कोई भी हम मार्केटिंग करते हैं, मैंने कोई भी दुकान खोली है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, सरकार को ना कोई मतलब नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं करती सरकार। क्या मतलब आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये मार्केट क्यों खोला, ये क्यों बेच रहे हो, इसका व्यापार क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक है, और तो और व्यापार अधिक होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप कम होगा व्यापार तो अधिक होगा ही होगा। ठीक है, मतलब ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है निजी व्यवस्था होती है। निजी व्यवस्था का मतलब होता है मतलब प्राइवेटाइजेशन होती है कि आप अपना, जैसे कि मान लो हम जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं वो नहीं खोल सकते हैं यहाँ पर, अगर हम भारत की बात करें तो, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप निजी व्यवस्था अपना रख सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर पैसों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो होता है ना कि बैंक में भी एक लिमिट है कि नहीं हम इतने अमाउंट में पैसा रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा पैसा रखेंगे तो वो ब्लैक मनी माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी सी बात है। अब देखो पूंजीवादी समझ आ गया, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, इसमें व्यापार अधिक होता है, प्लस में निजी व्यवस्था होती है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा पूंजीवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्या है, समाजवादी विचारधारा। अब देखो समाजवादी विचारधारा क्या होता है, तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, इसमें सारी व्यवस्था सरकार के हाथों में होती है। इसमें क्या था, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, लेकिन इसमें क्या है, सारी व्यवस्था सरकार के हाथों में होती है। कि मतलब अगर आप छोटे से छोटा भी व्यापार कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो सरकार उस पर निगरानी रखती है। ठीक है, आप अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, और तो और यहाँ पे क्या होता है, व्यापार अधिक होता है पूंजीवादी में, और यहाँ पे होता है व्यापार कम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निजी व्यवस्था होती है, और यहाँ पे क्या होता है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। भारत में आप देखते हो कि जब फैक्ट्रियाँ खुलती है, मतलब प्राइवेट फैक्ट्रीज जो होती है, कारखाने वो खुलते हैं और सील वाले आते हैं तो सब ऐसे ताले लगा लगा के भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या होता है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। तो ऐसे ही था रूस में भी, सोवियत संघ जो था ना वहाँ पर भी ऐसे ही था। तो ठीक है, तो ये किसकी विचारधारा है, ये है अमेरिका की विचारधारा। ठीक है, और ये किसकी विचारधारा है, ये है USSR मतलब सोवियत संघ की विचारधारा। ठीक है, अमेरिका मानता था कि भैया पूंजीवादी विचारधारा तो दुनिया में सबसे बेहतर है, और सोवियत संघ ऐसा मानता था कि समाजवादी व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से क्या तात्पर्य है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो विचारों का मतभेद था, तो इसी से ये तात्पर्य है। और प्लस में जो अमेरिका था वो मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था सबसे बेहतर है दुनिया में, और सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर है। और तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों के हित का कम ख्याल रखा जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा मतलब सोशल वर्क टाइप, यहाँ पे ना लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। क्योंकि देखो सरकार जब कोई भी काम करती है ना वो कभी भी एक सिंगल पर्सन के लिए कुछ भी नहीं करती है, वो सभी के हित के बारे में सोचती है। ठीक है, लेकिन निजी व्यवस्था में क्या होता है, निजी व्यवस्था में हम अपना अपना सोचते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी विचारधारा में वही चीज़ थी, यहाँ पे अपना फ़ायदा देखते हैं लोग, और समाजवादी में क्या होता है, यहाँ पे सरकार के हाथों में व्यवस्था होती है, और सरकार क्या सोचती है, सभी के हित के बारे में सोचती है, और सभी के हित का वो ख्याल रखती है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and bye bye, stay tuned.